हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं डॉम। तो जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है अपने पास में डॉम। डॉम की फुल फॉर्म क्या होती है या फिर डॉम बेसिकली आपका क्या काम करता है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट थिंग अपन देखने वाले हैं डॉम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम आपका एक वेबसाइट के अंदर क्या काम करता है, तो किसी भी वेबसाइट के अंदर डॉम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं। तो डॉम के थ्रू आप डायनामिक चेंजेस आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब डायनामिक चेंजेस क्या होता है, तो किसी भी वेबसाइट के अंदर या फिर अगर मैं आपको बताऊं, वेबसाइट आपकी मेनली टू टाइप्स की वेबसाइट होती है। फर्स्ट वेबसाइट होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट, और सेकंड जो वेबसाइट होती है आपकी, वो होती है आपकी डायनामिक वेबसाइट। दोनों वेबसाइट्स में डिफरेंस क्या होता है, तो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसी वेबसाइट्स जिनके अंदर आपका जो डेटा होता है वो एक फिक्स्ड डेटा रहता है। जिस वेबसाइट को आप कभी भी ओपन करो उसका डेटा आपको चेंजेस होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, उन वेबसाइट्स को अपन बेसिकली क्या बोलता है, स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि वेबसाइट्स का डेटा बेसिकली चेंज नहीं होता है, उन वेबसाइट्स को अपन स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं। जबकि डायनामिक वेबसाइट्स अपन उन वेबसाइट्स को बोलते हैं जिन वेबसाइट्स का डेटा बेसिकली क्या होता है, चेंज होता है। या फिर अगर अपन कहीं पे क्लिक करें, लेट्स से यहाँ पे अगर अपन कहीं पे भी क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने पे अगर आपके सामने कोई चीजें डायनामिकली ओपन हो रही है, डायनामिकली का मतलब होता है कि मान के चलो कि आपके पास में एक बटन है, उस बटन के क्लिक होने पे आपके सामने एक पॉपअप निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है या फिर ये जो पॉपअप है, ये पहले से अवेलेबल नहीं था, बट जैसे ही आपने इस बटन पे क्या किया, क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने ये बटन या फिर ये पॉपअप मैसेज आपके सामने निकल के आ रहा है। इसी को बोलते हैं डायनामिक चेंजेस। तो डायनामिक चेंजेस को एक बार मैं वापस बता देता हूँ। कोई भी वैसी वेबसाइट जिसके अंदर आप डेटा देख रहे हैं, बट ऐसा डेटा जो कि आपको दिख नहीं रहा है, और किसी के क्लिक पे, किसी बटन के क्लिक पे या फिर कहीं पे होवर करने पे या फिर कहीं पे स्क्रॉल करने पे आपको जो डेटा दिख रहा है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं डायनामिक चेंजेस। तो डॉम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बेसिकली डायनामिक चेंजेस कर सकते हैं। अब एक बार चलिएगा, मैं प्रैक्टिकली आपको एक बार बता देता हूँ कि वेबसाइट के अंदर डायनामिक चेंजेस का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और एक वेबसाइट में आपके सामने ओपन कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं myntra.com, ये वेबसाइट आप सभी ने नाम सुना होगा इस वेबसाइट का, काफी यूज भी किया होगा आपने। myntra.com नाम से एक वेबसाइट अपने पास में आती है। इस वेबसाइट के अंदर क्या है, इस वेबसाइट के अंदर मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, और इस वेबसाइट के अंदर अब जाके मैं देखूंगा तो ये जो स्लाइड बार है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैं एक बार इसको इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास में 3 डॉट्स है। मैं जैसे ही इस फर्स्ट डॉट पे क्लिक करूंगा तो एक बार ये स्लाइड होगा, सेकंड डॉट पे क्लिक करूंगा तो ये फिर से स्लाइड होगा, थर्ड डॉट पे क्लिक करूंगा तो ये फिर से स्लाइड होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो वेबसाइट बनी हुई है, ये वेबसाइट कैसी है, ये एक डायनामिक वेबसाइट है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका डेटा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका डेटा आएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका डेटा आएगा। यानी कि वेबसाइट के अंदर में क्लिक करने पे मेरे पास में डेटा ओपन हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग डेटा ओपन हो रहा है। उसको ओपन क्या बोलते हैं, एक बार डायनामिक चेंजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इस बटन पे क्लिक होने पे ये जो इतना बड़ा बॉक्स अपने सामने निकल के आया है, ये जो बॉक्स आपके सामने दिख रहा है, ये बॉक्स पहले अपने पास में नहीं था, बट जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये बॉक्स अपने पास में क्या हुआ, यहाँ से निकल के आया। तो इस पार्ट को बोलते हैं बेसिकली डायनामिक चेंजेस। ठीक है, तो यही काम आपका क्या काम कौन करता है, तो यही काम आपका डोम करता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिएगा एक बार अपन चलते हैं वापस। तो डोम का मतलब समझ में आ गया होगा कि डोम से बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के अंदर डायनामिक चेंजेस एक बार कर सकते हैं। चलेगा, तो अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं और कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं डोम से रिलेटेड। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलता है, और डॉम के थ्रू अब देखो यहाँ पे अपन मेन वेबसाइट के अंदर देख लेते हैं कि डॉम के थ्रू अपन क्या क्या चीजें एक बार कर सकते हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है अपना डॉम।
अब डॉम के थ्रू आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो डॉम के थ्रू अपन किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी वेबसाइट का टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट उसका चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से किसी वेबसाइट की अगर आपको स्टाइलिंग चेंज करनी है तो स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो डोम का यूज करके आप क्या कर सकते हो, मतलब किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको कोई भी किसी भी तरीके का चेंजेस करना हुआ तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली चेंजेस कर सकते हो। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको अगर स्टाइलिंग चेंज करनी है या फिर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे अपन चलते हैं और डॉम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। स्टाइल का हो गया या फिर टेक्स्ट का हो गया, किसी बॉक्स की हाइट बढ़ानी हो गई, किसी बॉक्स की विड्थ बढ़ानी हो गई, या फिर किसी बॉक्स को विजिबल करना हो गया, किसी बॉक्स को हाइड करना हो गया। तो इन सारे तरीके के चेंजेस अपन क्या कर सकते हैं, डॉम के थ्रू कर सकते हैं। बट इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि डॉम के अंदर बेसिकली क्या होता है, डॉम के अंदर बेसिकली कुछ ऑपरेशंस होते हैं। उन ऑपरेशंस का यूज करके ही अपन क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट को डायनामिक एक बार बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे डॉम के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, वो डॉम के अंदर ऑपरेशंस कुछ चार तरीके के होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑपरेशन जो होता है डॉम के अंदर, वो होता है गेट ऑपरेशन। उसके बाद में सेकंड ऑपरेशन होता है सेट ऑपरेशन। उसके बाद में होता है ऐड ऑपरेशन। और उसके बाद में होता है अपने पास में रिमूव ऑपरेशन। तो कुछ चार तरीके के डॉम के अंदर ऑपरेशंस होते हैं। इनको बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, तो अगर मान के चलो कि अगर आपको कहीं से डेटा गेट करना तो गेट ऑपरेशन का यूज करते हैं। कहीं से डेटा को कहीं पे डेटा को सेट करना तो सेट ऑपरेशन का यूज करते हैं। अगर आपको डेटा ऐड करना है तो ऐड ऑपरेशन का यूज करते हैं। रिमूव करना है तो रिमूव का ऑपरेशन का यूज करते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये सिंपल टर्म्स होती है डॉम के अंदर जो कि यूज होती है। मैं प्रैक्टिकली एक एक चीजें आपको गेट करना, सेट करना, ऐड करना, रिमूव करना, सारी चीजें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अभी ये डॉम के अंदर कुछ टर्म्स है, तो ये मेरे को आपको यहाँ पे एक बार बताना पड़ेगा कि डॉम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन एक बार कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चार ऑपरेशंस का अपन एक बार कंप्लीट डोम के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे अपन चलते हैं और देखो अब यहाँ पे अपने पास में जब भी अपन डोम यूज करेंगे तो डोम के अंदर भी बेसिकली अपने पास में क्या आता है, डोम के अंदर भी अपने पास में आते हैं कुछ सेलेक्टर्स। अब देखो सेलेक्टर्स आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाओगे जब यहाँ पे अपन CSS पढ़ते हैं। तो CSS के अंदर भी बेसिकली अपने पास में क्या होता है, कुछ सेलेक्टर्स होते हैं। अब सेलेक्टर्स किस तरीके के होते हैं, किस टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी अपन CSS यूज कर रहे होते हैं तो अपने पास में आईडी नाम से सेलेक्टर आता है, जो कि अपन हैश का यूज करके कोई भी आईडी को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने पास में क्लास के नाम से एक सेलेक्टर आता है, जो कि डॉट लगा के अपन क्या कर सकते हैं, उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने पास में टैग को अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक बार क्या कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट टैग का नेम लिख के उसको सेलेक्ट करके उसकी CSS को अपन डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अपने पास में डॉम के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ सेलेक्टर्स आते हैं। अब सेलेक्टर्स का यूज करके ही अपन क्या करते हैं, वो ऑपरेशंस करते हैं, जो कि मैंने एक बार आपको जस्ट पहले बताया, जो कि चार तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, राइट। अब देखो डॉम के अंदर जो सेलेक्टर्स यूज होते हैं वो ऑपरेशंस के लिए होते हैं, ठीक है। और जो CSS के अंदर सेलेक्टर्स होते हैं वो CSS को डिफाइन करने के लिए यूज में होते हैं, राइट। चलेगा, अब अपन देख लेते हैं कि जो डॉम के अंदर जो सेलेक्टर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपने पास में मान के चलो कि अगर आपने कहीं पे आईडी का यूज किया है तो डॉम के अंदर भी अपने पास में आईडी सेलेक्टर होता है। इसी तरीके से मान के चलो कि अगर आपने कहीं पे क्लास का यूज किया है तो डॉम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्लास का सेलेक्टर क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से मान के चलो कि अगर आपने कहीं पे टैग का यूज किया है तो आप टैग सेलेक्टर का यूज करके एक बार उसका डेटा गेट कर सकते हो। उसके अंदर अगर आपको डेटा को सेट करना है तो सेट कर सकते हो। अगर गेट और सेट समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि डॉम के अंदर अपने पास में सेलेक्टर्स होते हैं, आईडी सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है और टैग सेलेक्टर होता है। ऑलराइट, सो चलेगा, अब यहाँ पे अपन देखते हैं और सबसे पहले अब एक बार अपन देखते हैं इन सेलेक्टर्स को कि सेलेक्टर्स अपने पास में एक बार किस तरीके से काम करते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मान के चलो कि मेरे पास में मैं सबसे पहले एक बार आईडी सेलेक्टर का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार सीक्वेंस से ही चलेंगे, आईडी क्लास और उसके बाद में टैग। अब मान के चलो कि मैंने एक H1 टैग लिया।
H1 टैग को मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार के लिए वेलकम टू इजी वेब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू इजी वेब और सिंपल मैं यहाँ पे H1 टैग को एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब मान के चलो कि मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे इस जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं इस H1 के अंदर क्या दूंगा, आईडी दूंगा और आईडी मैं किसी भी नाम से यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैंने आईडी दे दी मेन के नाम से। अब देखो इस H1 को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो डोम का यूज करके मैं किस तरीके से एक बार सेलेक्ट करूंगा, तो किस तरीके से अपन सेलेक्ट करेंगे। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलेंगे और सबसे पहले तो आपको स्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज कर लेना है और इसके अंदर मैं जाके यूज करूंगा डॉक्यूमेंट। आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको यूज करना है। डॉक्यूमेंट अपन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अपन जो डेटा गेट करने वाले हैं यहाँ पे तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर रखा होगा, इसीलिए अपन डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे आपको वो आईडी पास करनी है जो कि आईडी आप जिस एलिमेंट के अंदर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बार रख देता हूँ मेन और कुछ इस तरीके से अपने पास में इस आईडी का अपने पास में एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। अब देखो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। आपका जो डोम चलता है, डोम आपका चलता है कैमल केस के अंदर। कैमल केस का मतलब क्या होता है, कैमल केस का मतलब ये होता है कि आपके कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे कैपिटल में होंगे, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे स्मॉल के अंदर होंगे। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कैमल केस। इसी तरीके से मान के चलो कि मुझे अगर किसी क्लास को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और जो भी क्लास का नाम होगा वो अपन यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में क्लास का डेटा एक बार आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बेसिक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जब भी आप आईडी का डेटा एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे गेट एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। जब आप क्लास का डेटा एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज मैं आपको एक और बता देता हूँ यहीं पे। तो जब भी आप आईडी का डेटा एक्सेस करते हैं तो आपके पास में, क्योंकि आईडी आपकी यूनिक होती है, तो आपके पास में आईडी का डेटा डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। बट आप क्लास को मल्टीपल जगह पे एक्सेस या फिर मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो। तो इसीलिए जब भी आप क्लास एक्सेस करोगे तो आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो एक एरे की फॉर्म में आएगा और फिर आप एरे का डेटा जिस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर एरे का डेटा आप गेट करते हैं, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्लास का या इस एलिमेंट का डेटा आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो एरे का डेटा अपन क्या करते हैं, एरे का नाम लिखते हैं और यहाँ पे इंडेक्सिंग वैल्यूज के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक बार एरे का डेटा एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अपने पास में एक और आता है गेट एलिमेंट बाय। सो सिंपल यहाँ पे अपने पास में डॉक्यूमेंट तो आने वाला ही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, तो अगर आपको किसी टैग को आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, मान के चलो मैं यहाँ पे div ही लिख देता हूँ, तो मैं जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर divs है उन सभी को अगर गेट करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट टैग से भी क्या कर सकता हूँ, उसको एक बार गेट कर सकता हूँ। तो आई होप आपको थ्योरेटिकली एक बार चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं एक बार प्रैक्टिकल पार्ट में। VS कोड पे एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ और वहां पे चल के एक बार अपन ये सारी चीज को एक बार प्रैक्टिकली गेट करके अपन देखते हैं किसी डेटा को कि किस तरीके से बेसिकली ये आपका काम कर रहा है। और इसके इन अराउंड अब मैंने ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीजें कवर कर ली है। आगे आने वाले सेशन में मैं और कुछ बेसिक चीजें एक बार देखने वाले हैं, बट इनिशियल लेवल के लिए जितनी चीजें काम में आ सकती थी वो सारी चीजें एक बार मैंने कवर कर दी है। अब अपन चलते हैं एक बार और वेब पेज पे चल के एक बार इसका प्रैक्टिकली यूज केस देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एक बार काम करता है। चलेगा, तो जस्ट यहाँ पे अपन फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आ जाएंगे और क्योंकि आज अपना डोम का डे 1 है तो जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, एक फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ डॉम के नाम से और इस डॉम के अंदर मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ डे 01 के नाम से और इस फोल्डर को सिंपल मैं ओपन कर देता हूँ एक बार के लिए VS कोड में। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये फोल्डर एक बार ओपन हो जाएगा। इस फोल्डर के अंदर मैं index.html करके एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे
और इस फाइल के अंदर मैं सिंपल HTML की बेसिक जो बॉयलर प्लेट होती है उसको एक बार जनरेट कर दूंगा। और साथ ही यहाँ पे अभी अपन जो स्क्रिप्ट यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं वो इंटरनल स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट टैग का अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं सबसे पहले एक बार बॉडी के अंदर आ जाता हूँ और H1 टैग में यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू इजी वेब। ठीक है, सिंपल मैंने H1 टैग लिया और इसके अंदर एक बार टेक्स्ट लिखा है। एक बार इसका आउटपुट मैं ब्राउजर पे भी ओपन कर देता हूँ, तो इसका आउटपुट आपके सामने कुछ इस तरीके से वेलकम टू इजी वेब कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट एक बार आ रहा है। इंस्पेक्ट भी ओपन कर देता हूँ, कंसोल भी यहाँ पे अपने पास में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और सबसे फर्स्ट जो अपने पास में सेलेक्टर था वो था अपने पास में आईडी सेलेक्टर। ठीक है, तो आईडी सेलेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट के अंदर अपने को एक आईडी देनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट काम अपने को आईडी देनी पड़ेगी और फिर उस आईडी को अपन क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए अपने पास में क्या है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नेम। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं इसको एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल में क्रिएट वेरिएबल आप किसी भी नाम से एक बार क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं मेन के नाम से एक बार वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। अब क्योंकि मुझे H1 का पूरा डेटा चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी देंगे तभी तो अपन क्या कर सकते हैं, इस आईडी के थ्रू इस एलिमेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन के नाम से आईडी दे देता हूँ। ठीक है, आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपन चलेंगे, मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिंपल अपन लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब देखो, जब भी आप डॉक्यूमेंट से जो डेटा एक्सेस करोगे वो किस किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से कर सकते हो, क्लास नेम से कर सकते हो, एलिमेंट के नाम से कर सकते हो, टैग नेम के थ्रू कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके अपने पास में होते हैं जो मेनली काम में आते हैं डेवलपमेंट के अंदर। मैं कुछ वही आपको इंपॉर्टेंट तरीके यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी अपन कर देंगे और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का एक फंक्शन है, जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। डॉक्यूमेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट है और इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर गेट एलिमेंट बाई आईडी एक यहाँ पे फंक्शन है। फंक्शन का कैसे पता चलेगा, तो जब भी आपको पीछे राउंड ब्रैकेट देखने को मिले दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलेंगे और गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्रिएट करूंगा, यानी सिंगल कोट्स का अपन यहाँ पे यूज करेंगे और सिंपल इसके अंदर मैं वो आईडी पास कर दूंगा जो आईडी अपन ने एक बार पहले दे रखी है। तो यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जस्ट मेन के नाम से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर अपन मेन जो अपनी आईडी है उस आईडी को अपन यहाँ पे पास कर देंगे। मैं सिंपल एक बार क्या करूंगा, इस मेन को एक बार कंसोल डॉट लॉग करूंगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि आईडी मैंने मेन दी है, यहाँ पे आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वाली आईडी जो है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया अभी ये आईडी है, यहाँ वाली आईडी ही यहाँ पे आ रही है। ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, ये वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है। मैं मेन आईडी के नाम से इस वेरिएबल को बना देता हूँ और कंप्लीट जो आईडी अपने पास में सेलेक्ट हुई है वो सारी आईडी किसके अंदर स्टोर हुई है, मेन आईडी के अंदर। इसको अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं मेन आईडी को एक बार क्या करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। चलेगा, अब यहाँ का काम हो गया। ब्राउजर पे अपन चलते हैं। ब्राउजर पे जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूंगा, तो जैसे ही अपन यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो वेलकम टू इजी वेब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अपन ने किसके अंदर रखा है, एक आईडी के अंदर। और यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो कंप्लीट एलिमेंट अपने पास में आपको देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप डॉम के अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर का डेटा अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन आता है। बट अभी अपन ने क्या किया है, जहाँ पे जिस एलिमेंट के अंदर आईडी रखी हुई है उस एलिमेंट को ही अपन ने क्या करवा दिया, एक बार प्रिंट करवा दिया। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया अपने पास में आईडी से डेटा को एक्सेस करना। अब ये जहाँ पे अपन ने आईडी यूज कर रखी है वो आईडी पूरे एलिमेंट को लेके अपने पास में आ रही है। तो अब देखो यहाँ पे आते हैं अपने पास में दो फंक्शंस अपने पास में यहाँ पे आते हैं। ये क्या कर रहा है, ये पूरी आईडी को अपने को यहाँ पे लाके दे रहा है, लेकिन अपने को जो डेटा चाहिए था वो क्या चाहिए था, ये वाला डेटा चाहिए था वेलकम टू इजी वेब। ठीक है, यहाँ पे अपने को चाहिए था वेलकम टू इजी वेब। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने पास में दो फंक्शंस आते हैं।
एक तो आता है अपने पास में इनर टेक्स्ट के नाम से और एक आता है अपने पास में इनर HTML के नाम से। दो फंक्शंस आते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट के अंदर का डेटा आपको निकाल के देने का काम करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं एक बार ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इनर टेक्स्ट का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट कौन सा है, H1 है, H1 के अंदर अगर आपका कोई टेक्स्ट डेटा रखा हुआ है, अगर आपका कोई टेक्स्ट का डेटा रखा हुआ है तो इस केस में आप किसका यूज करोगे, इनर टेक्स्ट का यूज करोगे। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई इमेज रखी हुई है H1 के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई इमेज रखी हुई है, कोई आपका ऑडियो रखा हुआ है, कोई आपका वीडियो रखा हुआ है, कोई आपकी PDF रखी हुई है, कोई आपकी SVG इमेज रखी हुई है, कुछ भी ऐसा डेटा जो टेक्स्ट के अलावा रखा हुआ है, वो सारा डेटा आपको कौन निकाल के दे सकता है, इनर HTML निकाल के दे सकता है। प्लस आपको ये टेक्स्ट भी दे सकता है और टेक्स्ट के अलावा जो भी कंटेंट उसके अंदर रखा होगा वो सारा कंटेंट आपको निकाल के दे सकता है इनर HTML। आई होप आपको क्लियर होगा। वापस एक बार अपन देख लेते हैं। जब भी आप किसी एलिमेंट के अंदर आईडी से डेटा एक्सेस करोगे वो पूरा एलिमेंट आपको निकाल के देगा। अगर आपको एलिमेंट के अंदर का डेटा चाहिए तो आपके पास में अगर टेक्स्ट है तो आप इनर टेक्स्ट का यूज कर लोगे, या फिर अगर आपको नहीं पता कि इनर टेक्स्ट है या इनर HTML है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इनर HTML का यूज करोगे। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और मैं एक बार वेलकम टू इजी वेब इसको एक बार निकाल के आपको बता देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, ये अपना वेरिएबल है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनर टेक्स्ट क्योंकि सबसे पहले मेरे को एक बार टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो जस्ट वापस चलते हैं ब्राउजर पे और ब्राउजर पे जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो वेलकम टू इजी वेब मेरे पास में टेक्स्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आईडी देके एक बार इनर टेक्स्ट से डेटा निकाल सकते हो। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ इनर HTML। अब इनर HTML क्या करेगा, बेसिकली टेक्स्ट तो निकाल ही सकता है बट टेक्स्ट के अलावा कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई JPG, कुछ भी ऐसा डेटा होगा जो टेक्स्ट के अलावा है उसको भी क्या कर सकता है, बेसिकली निकाल सकता है। यहाँ पे अपन चलते हैं, इसको भी मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इनर HTML भी आपको डेटा निकाल के दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डॉम के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपका काम करता है। ठीक है, ऑलराइट, आई होप आपको ये वाला पार्ट एक बार समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे मैं एक बार ये जो आईडी अपन ने क्रिएट कर रखी है मैं इसको भी एक बार के लिए कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, अगेन मैं H1 टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर वेलकम टू इजी वेब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार 1। इसी तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं यहाँ पे टैग चेंज कर देता हूँ, H2 टैग कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ एक बार के लिए 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने पास में डेटा आ रहा होगा। मैं ब्राउजर पे चल के रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से अपने पास में आ रहा है इजी वेब 1 के नाम से, इजी वेब अपने पास में 2 के नाम से डेटा आ रहा होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट्स इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे मैं जो एक्सेस करना चाहता हूँ डेटा वो अपन यूज करना चाहते हैं क्लास का। ठीक है, तो क्लास के थ्रू अपन क्या करना चाहते हैं, डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे मेन के नाम से अगेन क्लास क्रिएट कर देता हूँ। अब जैसे अपन क्लास से डेटा को एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मेन क्लास के नाम से कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगेन डॉक्यूमेंट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, आपको यहाँ पे क्लास नेम का यूज करना पड़ेगा। अब ये भी एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग अपन एक बार क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, इस मेन को एक बार ड्रॉप कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं मेन क्लास को एक बार क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो जब भी आप क्लास के थ्रू डेटा को एक्सेस करोगे तो क्लास के थ्रू डेटा को जब भी अपन एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा एरे। ठीक है, यहाँ पे अपने को मिलेगा एक एरे, एरे का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने पास में डेटा देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, सेकंड एलिमेंट मिलेगा। अब एरे का डेटा आप किस तरीके से निकाल सकते हो, तो इंडेक्सिंग नंबर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एरे का डेटा निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अगर दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, दोनों के अंदर अगर क्लासेस सेम लगी हुई तो मेरे को अगर ये वाला डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको मेन क्लास की 0th इंडेक्स का यूज करूंगा तो अपने पास में ये वाला डेटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स का यूज करूंगा तो अपने पास में सेकंड लाइन का डेटा एक बार आ जाएगा। चलिएगा एक बार अपन चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अभी देखो मैंने मेन क्लास को एक बार प्रिंट करवाया, तो अभी अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक बार कुछ इस तरीके से HTML कलेक्शन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML कलेक्शन करके अपने पास में डेटा आपको दिख रहा है। और साथ ही यहाँ पे अपने को दिख रहा है h1 टैग अपने पास में आ रहा है, जिसके अंदर डॉट मेन करके अपने पास में क्लास लगी हुई है। मैं एक बार के लिए इस HTML कलेक्शन को ओपन करता हूँ। ओपन करूंगा तो कुछ इस तरीके से आप जाके देख सकते हैं कि 0th इंडेक्स पे आपका h1 एक एलिमेंट रखा हुआ है, जिसके अंदर डॉट मेन यानी कि एक मेन नाम से अपने पास में क्लास बनी हुई है। अब देखो यहाँ पे अपन वापस चलते हैं VS कोड पे, और ये जो क्लास है इस क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को मैं h2 के अंदर भी क्या कर रहा हूँ, एक बार कॉल करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे अपन चलेंगे तो अब देखो यहाँ पे ये जो अपने पास में जो एरे आ रहा है, जिसके अंदर केवल जो डेटा आ रहा है अपने पास में एक ही डेटा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है एरे की वो भी अपने पास में कितनी है, 1। ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं वापस। HTML कलेक्शन के अंदर डेटा कितना आ रहा है अपने पास में, 2, h1.main और h2.main, यानी कि h1 नाम से एक टैग है और एक h2 नाम से टैग है। दोनों के अंदर क्लास सेम ही बनी हुई है मेन के नाम से। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब एरे की लेंथ हो गई अपने पास में 2, और h1 के अंदर भी मेन नाम से क्लास है, h2 के अंदर भी मेन नाम से क्लास है। चलेगा। तो अभी यहाँ तक के पार्ट में आपको केवल एक बात समझ में आई होगी कि जब भी अगर आप क्लास का यूज करेंगे, जब भी आप क्लास का यूज करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में जो डेटा आएगा वो आएगा एक एरे की फॉर्मेट में। जब भी आप आईडी का यूज करेंगे तो आईडी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आई होप आपको ये भी पार्ट एक बार क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और VS कोड पे मैं वापस आ जाता हूँ। अब मान के चलो कि मुझे इनका डेटा एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा एक बार के लिए, और यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले तो इसको ये बताऊंगा कि मेरे को कौन सी एरे की कौन सी इंडेक्स का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे 0th इंडेक्स का डेटा चाहिए। सिंपल, मैंने वेरिएबल को लिखा और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। 0th इंडेक्स का चाहिए या फिर फर्स्ट इंडेक्स का चाहिए, तो ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे वापस एक बार मैं VS कोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं console.log सबसे पहले तो पूरे एरे को एक बार प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ से अपने को पूरा एरे मिलेगा और यहाँ से एरे की 0th इंडेक्स पे जो डेटा रखा हुआ है वो अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये अपने पास में एरे आ रहा है पूरा, जिसके अंदर 0th इंडेक्स पे h1 रखा हुआ है और फर्स्ट इंडेक्स पे h2 रखा हुआ है। और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो h1.main अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिसके अंदर अपने पास में क्या आएगा, तो h1 के अंदर अपने पास में एक बार डेटा जो कि अपने पास में कंप्लीट h1 एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट वापस एक बार अपन चलते हैं, इस एरे को मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे अपन आके देख लेते हैं तो ये अपने को h1 आपको पूरा देखने को एक बार मिल जाएगा। अब अगर आपको इसका अंदर का डेटा निकालना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे जाके इनर HTML का यूज कर सकते हैं या फिर आप इनर टेक्स्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ब्राउजर पे आ जाएंगे और वेलकम टू इजी वेब 1 करके अपने पास में डेटा मिल जाएगा। इसी तरीके से मान के चलो कि मुझे इस सेकंड वाले यानी कि h2 का डेटा चाहिए, तो h2 का डेटा निकालने के लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, console.log वेरिएबल का नाम जिसके अंदर एरे रखा हुआ है उसकी कौन सी इंडेक्स पे h2 रखा हुआ है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे रखा हुआ है। और इसी तरीके से मैं अभी यहाँ पे अपन जाके एक बार यूज कर लेंगे इनर टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक बार के लिए इनर टेक्स्ट। और अब वापस ब्राउजर पे चलेंगे, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये h2 का डेटा वेलकम टू इजी वेब 2, वेलकम टू इजी वेब 2। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि अपन किसका यूज कर रहे हैं, एक बार क्लास सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्लास सेलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। चलेगा। अब यहाँ पे अपन चलता है और एक और अपने पास में जो था सेलेक्टर का पार्ट, वो था अपने पास में एक बार टैग नेम। अब देखो टैग नेम क्या करता है, तो टैग नेम भी बेसिकली आपको क्या करेगा, डायरेक्ट आपको एक एरे ही देगा। मैं यहाँ पे एक बार ले लेता हूँ मेन टैग नेम करके एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे अपन लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय, यहाँ पे अपन लिखेंगे टैग। और टैग अभी अपने पास में कौन सा है, तो टैग है अपने पास में h1। तो h1 को निकालने के लिए मैं सिंपल लिखूंगा मेन अपने पास में जो भी वेरिएबल है इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पे जाके देखूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार टैग निकल के आ जाएगा, 0th इंडेक्स पे रखा हुआ h1 टैग। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर 0, तो 0 इंडेक्स पे अपने पास में h1 लिखा हुआ है। और h1 का आपको क्या निकालना है, तो h1 का आपको निकालना है इनर HTML या इनर टेक्स्ट।
तो कुछ इस तरीके से अपने पास में टैग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डेटा निकाल सकते हो। इसी तरीके से मान के चलो मुझे किसका डेटा निकालना है, तो फर्स्ट इंडेक्स का निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लेना पड़ेगा एक बार main2 करके, मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे सेलेक्टर बनाना पड़ेगा h2 टैग का। और इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में h2 का डेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं वापस, यहाँ पे एरर क्या आ रही है, तो h2 टैग है main2। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, यहाँ पे सेम वेरिएबल आपको एक्सेस करना पड़ेगा। और अभी आप जाके देखेंगे तो वापस एक बार अपन चलते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। क्लास अपने पास में सेम है मेन के नाम से, क्लास का कोई इश्यू है नहीं यहाँ पे। और जीरोथ इंडेक्स, तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा जीरोथ इंडेक्स। अब जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो वेलकम टू इजी वेब 2 करके अपने पास में डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी एक बार समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर सिंपल अपन ने ये देखा कि डॉम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक बार डॉम के थ्रू अपन कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेशंस हैं अपने पास में, ठीक है। तो डॉम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑपरेशंस बेसिकली आप क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट में जो भी पहले से रखा हुआ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। और गेट करने के लिए अभी अपन ने क्या देखा, तो गेट करने के लिए अपन ने 3 सेलेक्टर्स देखे। गेट एलिमेंट बाई आईडी से अपन ने देखा, उसके बाद में अपन ने क्लास नेम से देखा, और उसके बाद में अपन ने टैग नेम से देखा। तो आज के इस सेशन में अपन ने सिंपल क्या देखा, सो डॉम के थ्रू सेलेक्टर्स बनाना और सेलेक्टर्स बना के डेटा को एक्सेस करना। ऑलराइट, तो आई होप आज के वीडियो में इतना इनफ होगा। बाकी जितना भी पार्ट बचा है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे। और वीडियो के अंदर आप अगर अभी तक यहाँ तक बने हुए हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग, थैंक यू वेरी मच।